नेशनल इनकम का थ्योरी पोर्शन तो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। इनफैक्ट हमारे सारे ही कॉन्सेप्ट्स में हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, राइट? लेकिन अब बात आती है प्रैक्टिकल पोर्शन की। इस पोर्शन को भी हमको उतना ही स्ट्रॉन्ग करना है जितना हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं थोड़ी सी दिमाग की एक्सरसाइज। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। इस वीडियो के थ्रू हम हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है यानी कि नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग के जो क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू अ फर्म कैलकुलेट इट्स नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। जब भी हम नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि हमारे पास में जो आइटम्स गिवन है वो कौन कौन से हैं, राइट। और उसके बाद में काफी बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में ही बता दिया जाता है कि आपको किस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एल्स आप अपने क्वेश्चन के आइटम्स देख के आप अंदाजा लगाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो किस मेथड से सॉल्व होगा। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। अपन को निकालना क्या है, NVA एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास में आइटम्स क्या क्या है, हमारे पास में सब्सिडी है, सेल्स है, डेप्रिसिएशन है, एक्सपोर्ट है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, इंटरमीडिएट परचेज है, परचेज ऑफ मशीनरी है और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है। तो हमारे पास में ये आइटम्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस मेथड से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमको वैल्यू एडेड दिख रहा है, यानी कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये कौन से मेथड से सॉल्व होगा। सबसे फर्स्ट मेथड जो हमने पढ़ा था विच इज वैल्यू एडेड मेथड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ऑलराइट, अब टोटल आउटपुट में भी काफी चीजें थी, जैसे कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास में टोटल आउटपुट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऊपर तौर से समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन जो है ये किस मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं हम इसके सोल्यूशन को। देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में सेल्स दे रखी है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है। देखते हैं, हमारे पास में सेल्स दे रखी है, तो सेल्स कितनी है हमारे पास में 800, ठीक है। फिर प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक अपन देखें तो अपन हमेशा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं, यानी कि 20 माइनस 50। ओके, फिर है हमारे पास में इंटरमीडिएट परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमें पता है यहाँ पे हम इंपोर्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद में आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज। अब यहाँ पे ओन यूज के लिए मशीनरी हमने जो परचेज करी है वो आप जानते हैं कि उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। और इंटरमीडिएट परचेज यहाँ पे हमको डायरेक्टली दे रखा है, ठीक है। तो यहीं से हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सेल्स है हमारे पास में 800 प्लस चेंजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक तो है हमारे पास में 20 और ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास में 50, ठीक है। और प्लस इंटरमीडिएट परचेज हमारे पास में कितना है 500 माइनस 500, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 800 प्लस 20 माइनस 50 माइनस 500, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने स्टॉक निकाला है जो आया है 30, फिर उसके बाद में हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है, तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 270 लाख। ओके, तो ये तो हमने क्या निकाला था, GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें पूछा था NVAFC, ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमें निकालना है NVAFC,
ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसका जो कन्वर्जन है वो इतना टफ नहीं है। जब ग्रॉस से हम नेट की तरफ जाते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, और वैल्यू एडेड बिल्कुल सेम है। फिर मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, माइनस NIT। ठीक है, बिल्कुल यही यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे दिखाया गया है कि हमको जब GVA निकालना है, GVA एट MP निकालना है, तो हमने डेप को माइनस किया है और माइनस NIT किया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास में क्वेश्चन में हमारे को डेप्रिसिएशन हमको यहाँ पे दे रखा है विच इज 30, और सब्सिडी भी हमें यहाँ पे दे रखी है विच इज 40। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये हम जब NIT को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे देखिए, हम NIT को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हमको ये चीज पता है कि जब हम NIT को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास में आता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा है, सिर्फ सब्सिडी दे रखी है। ठीक है, तो सब्सिडी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हम प्लस में करेंगे। ओके, तो सब्सिडी हमको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, प्लस 40। तो हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जब पिछला क्वेश्चन हमने देखा था, यानी कि पार्ट ए, जब हमको क्या निकालना था, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP, तो हमारा आंसर आया था 270 लाख। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि GVA तो है हमारे पास में, डेप्रिसिएशन हमको क्वेश्चन में दे रखा है, और सब्सिडी भी हमको क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में आता है 280 लाख। ऑलराइट, सो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज 280 लाख। ओके, और यहाँ पे एक चीज नोट में बताया है कि एक्सपोर्ट्स आर ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ टोटल सेल। हमने क्वेश्चन में पीछे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है उसको हमने क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे टोटल सेल दे रखा है। यहाँ पे जो ये सेल दे रखा है वो इन टोटल की बात करी गई है, राइट। यहाँ पे अगर सेल को डिवाइड किया हुआ होता तब हम उस सब को प्लस करते, फिर हमारे पास में टोटल सेल आती, और उसके बाद में हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते। ऑलराइट, अब क्योंकि ये टोटल सेल है तो इसमें एक्सपोर्ट ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ये बिल्कुल टफ नहीं था। सबसे पहले हमने NVA FC हमको निकालना था। हमको पता था कि वैल्यू एडेड की बात हो रही है, तो सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड को हम यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास में इसका फॉर्मूला था। फॉर्मूले को हमने ब्रेक डाउन किया, वैल्यू डाली, और हमने नॉर्मल बेसिक प्लस माइनस करके इसको सॉल्व किया है। वही चीज यहाँ पे हुई है। अब हमने GVA तो निकाल लिया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP हमने निकाला इससे, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा था NVA FC, तो फिर हमको इसको कन्वर्ट करने में बिल्कुल समय नहीं लगा, क्योंकि हमें पता था कि ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं, और क्योंकि वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड बिल्कुल सेम है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मुलेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मुलेशन क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है। ऑलराइट, सो कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मुलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालना है। ठीक है, तो आपको अगर ये चीज पता होगी कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसके आइटम्स की तरफ देखते हैं हम। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और फिर इसका सोल्यूशन है। तो आपको यहाँ पे ये आइटम्स देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। वेल, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है हमारे थर्ड मेथड का, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है ना, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। ये हमारा फॉर्मूला था एक्सपेंडिचर मेथड का। C इज प्राइवेट कंजप्शन,
G is government consumption, I is investment on fixed and inventory, then X minus M is what? Net export. ठीक है, अब हमारे पास में ये सब चीजें हमको दे रखी है. अब हमको ये भी पता है, हमने ये भी पढ़ा है कि इस मेथड से हम कहाँ तक पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं GDP एट मार्केट प्राइस पे. ओके, तो हमें पता है कि इन सब को ऐड करके हम कहाँ तक पहुंचते हैं? GDP एट MP तक पहुंचते हैं. पर अगर आप क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि GDP एट MP तो हमको ऑलरेडी गिवन है, विच इज 2500, राइट? अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है? तो मान लीजिए कि आपके पास में एक प्लेट है, ओके, और उस प्लेट में एक पोर्शन में है दाल, एक पोर्शन में है रोटी, एक पोर्शन में है चावल और एक पोर्शन में है खूब सारी मिठाई. ऑलराइट, तो अब आपको ये कहा जाए कि आप अपने थाली में सिर्फ मीठा पोर्शन रहने दें और बाकी सब चीजें एक बार निकाल दें. मतलब ओवरऑल आपकी थाली में सिर्फ मीठा दिखना चाहिए. तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक एक करके सबको निकालना शुरू करेंगे. ठीक है, पहले आप दाल निकालेंगे, फिर आप रोटी निकालेंगे. निकालने से मेरा मतलब है कि खाएंगे, राइट? तो पहले आप दाल आपने खा ली, फिर रोटी खा ली, फिर चावल खा लिए. अब आपकी थाली में जो रिमेनिंग चीज है वो क्या रह जाती है? मीठा. बस इस क्वेश्चन में वैसा ही कुछ है कि हमारे पास में हमें सब कुछ गिवन है. ठीक है, हमारे पास में सब कुछ गिवन है. हम यहाँ पे ऐड करते हैं. जब हमने थाली भरी थी तो हमने उसमें सब कुछ ऐड किया था, राइट? लेकिन अब हमें जब थाली खाली करनी है, क्योंकि हमको सिर्फ मीठा चाहिए, यानी कि हमको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पोर्शन चाहिए, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबको माइनस करेंगे. ठीक है, एक एक करके हम निकालते जाएंगे. यानी कि पहले प्राइवेट कंजप्शन माइनस करेंगे, फिर गवर्नमेंट कंजप्शन माइनस करेंगे, फिर नेट एक्सपोर्ट को माइनस करेंगे और उससे हमारे पास में क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन टोटल हमारे पास में आ जाएगा. ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि हम माइनस काय में से करेंगे. ये सब चीजें जो हमें निकालनी है वो हम काय में से निकालेंगे. तो हमारी थाली जो है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है जिसमें से हमें निकालना है, वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. GDP एट MP में से हम इन सब चीजों को निकाल देंगे. ठीक है, तो हमारे पास में जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा? इन्वेस्टमेंट. क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? इन्वेस्टमेंट पूछा हुआ है. ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. सो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? GDP एट MP माइनस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, ठीक है, फिर माइनस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर माइनस नेट एक्सपोर्ट और फिर चेंज इन स्टॉक. ओके, तो यहाँ पे सब में वैल्यू पुट कर दी है. जैसे कि GDP हमको दे रखा था 2500, फिर माइनस 100 माइनस ये, ऐसे करके हमने जितनी भी वैल्यूज थी वो हमने पुट कर दी और उसके बाद में हमारा जो आंसर आया वो आया 1150 करोड़. तो हमारा 1150 क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट. अब जो बेसिक आपके प्लस माइनस हैं वो मैं यहाँ पे नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही बेसिक से हैं और वो आपको अपने हाथों से आपको करना पड़ेगा, तब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ेगी. यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के तरीके सिखाना चाह रही हूँ ताकि अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ज्यादा उसको सोचने में, उस क्वेश्चन को समझने में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो. ऑलराइट, तो बाकी जो नॉर्मल कैलकुलेशन है उसमें तो आप सब एक्सपर्ट हैं एंड दैट आई नो. तो चलिए ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा. इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स. हमें यहाँ पे क्या निकालना है? NVAFC. जो पहला क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है. इसके आइटम्स हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है. परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन यूनिट. ठीक है, फिर है हमारे पास में सेल्स. अब यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट को यहाँ पे इन्होंने अलग से स्पेसिफाई किया है, यानी कि मशीन को खरीदा गया है उस प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, स्पेसिफिकली उस प्रोडक्शन के लिए खरीदा गया है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है. सेल्स हमारे पास में है.
इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारे पास में है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में है, चेंज इन स्टॉक हमारे पास में है टोटल, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं देकर के इन्होंने इन टोटल दे दिया है चेंज इन स्टॉक। फिर आता है एक्साइज ड्यूटी और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? सबसे पहले नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फिर इसका कन्वर्जन हम करेंगे एनवीए एट एफसी में। तो सेल्स हमको यहाँ पे दी गई है, सेल्स यहाँ पे हमको इन टोटल दे रखी है, ठीक है। तो सेल्स कितनी दे रखी है? 200। चेंज इन स्टॉक हमको दे रखा है, चेंज इन स्टॉक हमको दे रखा है, कितना दे रखा है? 10, ठीक है। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट हमको स्पेसिफाई कर रखी है यहाँ पे कितनी? 90। ओके, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट को हमने माइनस कर दिया, हमारे पास में आ गया 120 करोड़। अब आपको जब आपको पता है कि वैल्यू एडेड यहाँ पे लिखा है तो हम पहला मेथड ही यूज करने वाले हैं, टोटल आउटपुट माइनस आईसी यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट, और टोटल आउटपुट का ही पार्ट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और आईसी को हमने इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास में आया 120 करोड़, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास में जीवीए एट मार्केट प्राइस। अब हमें इसे करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ग्रॉस से जब नेट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं हम? पहले माइनस डेप, और मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं तब हम क्या करते हैं? माइनस एनआईटी। अब देखते हैं हमारे पास में क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। हमारे पास में डिप्रिसिएशन नहीं है, हमारे पास में इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। हमारे पास में सब्सिडी भी नहीं है, एनआईटी के नाम पे हमारे पास में क्या है? सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डेप हमारे पास में नहीं है और इसमें हमारे पास में सिर्फ आईटी है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो कि 120 करोड़ था उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब हमारे पास में सिर्फ आईटी है तो आईटी को हम इसमें से माइनस कर देंगे। ऑलराइट, हमारे पास में क्या आएगा फिर? 108 करोड़ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे नोट में आपको एक चीज बताई गई है कि एक्साइज ड्यूटी आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाने वाले ने यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी नोट डाउन किया है। तो आपको ये चीज ध्यान रहनी चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का ही पार्ट है एक्साइज ड्यूटी, तो हम इसको अलग से ऐड नहीं करेंगे या फिर माइनस नहीं करेंगे। ओके, इजी था क्वेश्चन। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी बाय, हमें क्या निकालना है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एफसी हमें निकालना है सबसे पहले इनकम मेथड से और फिर दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड से। अब इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड ये दोनों ही मेथड हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने सेपरेटली एक एक मेथड पे दो दो वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर रेफर कीजिएगा। तो इनकम मेथड की जब हम बात करते हैं और जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है वो हम अभी देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास आइटम्स में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, राइट। सो सबसे पहला है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मुलेशन। ओके, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मुलेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट की ही बात हो रही है यहाँ पे। फिर है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, नेट एक्सपोर्ट प्रॉफिट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये हमको सब आइटम्स में दे रखा है। अब सबसे पहले हम इनकम मेथड की बात करते हैं। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम,
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, मोटा मोटा हमने ये पढ़ा है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के भी काफी सारे पार्ट्स थे, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेटिंग सरप्लस, अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस जैसा तो कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, ठीक है। सबसे पहला रेंट, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी 3 पार्ट पढ़े थे हमने, डिविडेंड, फिर उसके बाद में हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, राइट, ये भी हमने पढ़ा था। तो हमको इतना तो सब पता है कि ठीक है, फॉर्मूला हमको पता है, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं वो हमें पता है। अब हमको फॉर्मूले में बस क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकम मेथड की तरफ ही जा रहे हैं, देखते हैं। इनकम मेथड में सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों को एक साथ यहाँ पे देखा गया है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देखते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे दे रखा है 1850। उसके बाद में आपकी तीनों चीजें दे रखी हैं, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि प्रॉफिट का पार्ट होता है डिविडेंड, ठीक है, प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है डिविडेंड। तो हम डिविडेंड को अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा है तो हम इसे ही कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रेंट, ये तीनों मिलाकर के हमारे पास में क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस में ये तीनों चीजें डाल दी। फिर आता है मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या हमें सेपरेटली मिक्स्ड इनकम जैसा कुछ दे रखा है यहाँ पे। तो देखते हैं कि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मुलेशन दे रखा है, कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन दे रखा है। उसके बाद में हमको ऑपरेटिंग सरप्लस के दे रखा है, नेट फैक्टर, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मिक्स्ड इनकम मतलब हम भाई इनकम मेथड में हम बेसिकली पढ़ते क्या है कि हमारी इकोनॉमी में इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट हो रही है, उस सब इनकम को हम ऐड ऑन कर लेते हैं और हम नेशनल इनकम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स्ड इनकम में मैंने बताया था कि जितनी भी इनकम बच जाती हैं वो सब हम किस में इंक्लूड करते हैं, मिक्स्ड इनकम में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अब्रॉड से जो इनकम है ना, फ्रॉम अब्रॉड है यहाँ पे, तो अब्रॉड से जो इनकम है वो हम काय में ऐड ऑन करेंगे, मिक्स्ड इनकम में। इसके अलावा कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हुआ और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पे हमने ऐड ऑन किया। ओके, सो इनकम मेथड से जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास में आया 3900 करोड़। अब हम यहाँ पे दूसरे मेथड यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा दोनों ही मेथड्स में आंसर सेम आया तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरा मेथड हम देखते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। हमें पता है एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। ओके, अब यहाँ पे हम एक बार क्वेश्चन देख के हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। C हमारे पास में कितना है, हमारे पास में है 2600 और गवर्नमेंट है हमारे पास में 1100। 2600 प्लस 1100 प्लस इन्वेस्टमेंट हमारे पास में कितना है, कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल हमारे पास में है 100 और X माइनस M भी है हमारे पास में 100। तो इन सब को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3900। ये मैंने आपको बिल्कुल जो फॉर्मूला था उसमें मैंने वैल्यू पुट अप कर दी और उसके बाद में उन सबको ऐड कर दिया। तो हमारे पास में जो आंसर आया है वो आया है ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है क्वेश्चन में, जैसे कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन दे रखा है, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है,
फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मुलेशन दे रखा है यहाँ पे, फिर नेट एक्सपोर्ट दे रखा है। उसमें से हम, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन में था नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसको माइनस कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, राइट, अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला पता है तो आपको जस्ट उस फॉर्मूले में आपकी वैल्यू जो है वो पुट अप करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन भी काफी बड़ी हो गई है, लेकिन आपको इससे नहीं, आपको इस मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बाय इनकम मेथड इज 3900 and gross national product at factor cost by expenditure method is also 3900। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि दोनों ही वैल्यू बिल्कुल सेम है दोनों मेथड से। इसका मतलब ये है कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है दोनों मेथड से वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, आपको और ज्यादा ट्रिक्स बताएंगे और उसके साथ साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। Thank you so much.